क्लास 12th OCM चैप्टर नंबर 4 बिजनेस सर्विसेज, जिसमें till the last class we have seen the principles of insurance. Ruchira, what are the principles of insurance? Number 1, principle of utmost good faith. What is principle of utmost good faith? ट्रांसपेरेंसी। कंपनी अपने क्लाइंट से और क्लाइंट अपने कंपनी से कोई भी चीज नहीं छुपाएगा जो मटेरियल है। दूसरा, मतलब जिसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट है आप उसी का इंश्योरेंस ले सकते हैं। तीसरा, तो क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी अनुजा? गारंटी। किसकी गारंटी? अरे बस एक एक दो शब्द पढ़ा हो गया। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी का मतलब ये है कि जितना लॉस हुआ है कंपनी उतना कंपनसेट करेगी। मतलब पॉलिसी 3 लाखाची, लॉस झालाय 50,000, कंपनी 3 लाख पे करणार नाही। 4, प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन, मतलब ठीक है लॉस हो गया, एक काम करते पैसा रख, एसेट अपने को दे दे। वो गाड़ी का एग्जांपल देखा था अपन ने, क्या गाड़ी चोरी हो गया, उसको क्लेम मिल गया, बट उसके बाद गाड़ी मिलने के बाद वो ओनर की नहीं होगी, किसकी होगी? कंपनी की होगी। प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन, मतलब एक ही चीज के लिए आपने 2-3 कंपनी से अगर इंश्योरेंस लिया हुआ है तो लॉस के केस में तीनों अलग अलग क्लेम नहीं देंगे, तीनों रेशियो में, प्रपोर्शन में क्लेम देंगे। अच्छा, ये जो प्रिंसिपल्स हम पढ़ रहे हैं ये लाइफ इंश्योरेंस को अप्लाई नहीं होता, बिकॉज प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी अप्लाई नहीं होता। प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन उसमें खाली अटमोस्ट गुड फेथ अप्लाई होता है। जैसे पॉलिसी सब चेकिंग होता है कि ये एसेट है, तो अब जब एफआईआर होता है, एवरीथिंग इज डन, और वो सेंट्रलाइज सिस्टम, जैसे पैन कार्ड होता है ना आपका, वैसे इंश्योरेंस कार्ड होता है। देन प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस, घर को आग लग गई बस देख रहे हैं, नहीं, क्या करने का? बुझाने की कोशिश करने का, मिटिगेशन ऑफ लॉस, मिनिमाइजेशन ऑफ लॉस। 7वां, कॉजा प्रॉक्सिमा, नियरेस्ट कॉज। ये एक्सप्लेन हो चुका है, हम रिकैप कर रहे हैं, वीडियो देखने का भी होता है, बहुत बिजी है। देन प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा, नियरेस्ट कॉज। नियरेस्ट कॉज, जैसे वो एक एग्जांपल था, इसमें चोरी भी हो गया, घर को चोरों ने आग भी लगा दिया, बट लॉस किसकी वजह से हुआ? आग लगने की वजह से, तो चोरी का क्लेम नहीं होगा, उनको जितना चीज चोरी हुआ उतना पैसा मिलेगा। ये लेटेस्ट वाले थे। अरे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना है उसको। आगे जाते हैं। रुचिरा आज हॅपी बर्थडे, रुचिरा अनुजाचा हॅपी बर्थडे। आता फर्स्ट बेंचला बसलं पाहिजे। क्या हुआ? तुझी भावंड कुठे गेली आज? माझे भावंड, एक भाऊ येतो ना, एक भाऊ असेल, 2 भाऊ असेल नाही, 2 भाऊ असेल नाही। अच्छा, काल आम्ही डमशेराज खेळलो होतो माझं। कुठे? इथे दुसऱ्या क्लासमध्ये, 10th नहीं, टाकळकर सर, नो तो उधर हमने क्या किया था, टाकळकरला पण शिकवतो असं सहकार नगर। एक भाऊ आला, एक भाऊ गया, पूरी पूरी सायमन। तुला नाही वाटत का कॅज्युअली आपण मनात येईल तेव्हा उठून येतो, वेळेचं काही भान? 1 मिनिट 5 मिनिट, म्हणजे काय हवेसारखं कुठेही कधी घुसायचं? प्रॅक्टिस जरा जास्त झाली असेल।
मैंने स्पेशली आज ओसीएम रखा है ताकि चैप्टर, हाँ अनुजा के स्पेशली सिर्फ ओसीएम रखा है। तो उधर हमने वो वाला खेला था, कौन से, मतलब मैंने बोर्ड पे उनको ड्रॉ करने के लिए बोला, मूवी ड्रॉ करके बताने का, एक्ट करके नहीं बताने का। हम चालू चालू पण नाही झाले, आज दिवस त्याच्यात खपवायचा आहे आम्हाला. चलो कहाँ गए थे वैसे, कुछ काम था बहुत जरूरी? मैंने शुरू किया, फिर मेरे को नींद आ गई, छोड़ दिया. हाँ मैं गणपति भी आ जाएंगे, अभी तक डेकोरेशन भी नहीं हुआ. नीचे हो गया अपना, हाँ रेडीमेड आणलेलं. चलो अब ये आगे का, आगे का लाइफ इंश्योरेंस. अरे मुलींनो माहित नाही. अरे मैं पंडित जी हूँ, मुझे मुहूर्त वगैरह देखना नहीं आता. मेरे घर का पता है, सुबह 8:30 9:30 हो जाएगा. तसंच असेल काहीतरी. 12च्या आत कधीही बसवा, 12च्या आत कधीही बसवा असं. आता ज्यांच्या 1.5 दिवसाचा असतो ना, ते पहाटे ब्रह्ममुहूर्ताला 4 वाजता बसवतात. 12 वाजता वगैरे नाही बसवत, ब्रह्ममुहूर्ताला बसवतात. चला टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस. इंश्योरेंस को 2 कैटेगराइज में कर सकते हैं, एक लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा जनरल इंश्योरेंस. जो लाइफ रिलेटेड है लाइफ इंश्योरेंस, और लाइफ के अलावा जो भी मैटर्स है, जैसे हेल्थ हो गया, एक्सीडेंट हो गया, या फिर कोई भी कार्डियो का हो गया, तो ये सारे इंश्योरेंस किस में आते हैं? जनरल इंश्योरेंस में. लाइफ इंश्योरेंस में क्या कॉन्ट्रैक्ट होता है ये पढ़ते, चलो पढ़ो. यस रुचिरा. इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट whichever is earlier for a consideration. ये लाइन का मीनिंग क्या है? A contract between insurer and insured. Obviously इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंश्योरर एंड इंश्योर्ड. हाँ पर इधर हम लाइफ इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं. यहाँ पर इंश्योरर इंश्योर्ड को क्या बोलता है कि हम तुझको इतना पैसा देंगे 2 कंडीशन में, या तो तू मर जाएगा तब, और या तो टेन्योर खत्म हो जाएगा तब. क्यों? लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल. हम नहीं बोल सकते कि 10 साल जिएंगे, 20 साल जिएंगे, या एग्जैक्टली इतने ही दिन जिएंगे. तो दोनों में से जो भी पहले हो जाता है, जैसे मैंने अगर मेरे लाइफ इंश्योरेंस लिया है 20 साल का, 20 साल का लाइफ इंश्योरेंस लिया, 20 साल तक मैं प्रीमियम भरता हूं, तो अगर 20 साल से पहले मुझे कुछ हो जाता है तो ऐसे केस में मेरी फैमिली को पैसा मिलेगा. अदरवाइज अगर 20 साल मेरे को कुछ भी नहीं हुआ तो 20 साल के एंड में मेरे को ही पूरा पैसा मिल जाएगा पर मिलना. तो या तो इन केस ऑफ डेथ और मैच्योरिटी, विच एवर इज अर्लियर. क्या होता है लाइफ इंश्योरेंस में क्लेम कब मिलता है? डेथ और मैच्योरिटी, दैट इज एक्सपायरी ऑफ द टेन्योर, whichever is earlier for a consideration. What is that consideration? प्रीमियम जो आप पे करते हो,
दैट कंसिडरेशन। लाइफ इंश्योरेंस का मीनिंग समझा? हो बट वो पैसा फिर उतने सालों के लिए, अब वो पैसा सालों के लिए लॉक हो जाता है। जैसे बैंक के पास आप रिकरिंग डिपॉजिट वगैरह रखते तो वो आगे इन्वेस्ट करते हैं, है ना? एफडी सर का नाही, वाढवून मिळतं, वाढवून हो, उतना वो इन्वेस्ट भी करते ना। टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ये हर एक इंसान को पता होना चाहिए, बिकॉज कोई भी सुशिक्षित व्यक्ति अपना लाइफ में इंश्योरेंस करवाएगा ही करवाएगा। आप भी करवाओगे, आपके पेरेंट्स ने भी करवाया होगा, हर एक करवाते हैं। LIC ऐसा साइन है, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, क्या है? और उसका एक टैगलाइन है, योगक्षेमम वहाम्यहम। जैसे वो होता है ना अपने मुंबई पुलिस का क्या है, सदरक्षणाय, महाराष्ट्र पुलिस का सदरक्षणाय खल निग्रहणाय, वैसे टैगलाइन होता है उनका। तो होल लाइफ पॉलिसी पहला प्रकार। होल लाइफ पॉलिसी क्या होते हैं? अंडर दिस पॉलिसी होल लाइफ ऑफ द पर्सन इज इंश्योर्ड। द इंश्योर्ड कैन नॉट रिसीव मनी फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी टिल ही इज अलाइव। होल लाइफ पॉलिसी किस प्रकार की होती है? इस प्रकार की पॉलिसी आप लेने पर आप जब तक जिंदा हो तब तक आपको पैसा नाही मिलेगा. म्हणजे 10 years संपला तरी चालेल, पैसा तुम्ही मेल्यावरच मिळणार. द रेट ऑफ प्रीमियम इज लो बिकॉज पैसा कब मिलेगा? डेथ पे मिलेगा, इसलिए रेट ऑफ प्रीमियम क्या होता है? लो. एंड पैसा किसको मिलेगा? नॉमिनी को. जब आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो तो उसमें नॉमिनी का नाम लिखा जाता है. तो दूसरा एंडाउमेंट पॉलिसी. एंडाउमेंट पॉलिसी क्या होती है? It is taken for a specific period. Under this policy, the sum assured along with the bonus is given on death of the insured to the dependents or on the expiry of a specific period. या तो डेथ, या तो डेथ, या तो expiry of a specific period. This is called as endowment. endowment पॉलिसी का प्रकार. पहला पॉलिसी क्या था? होल लाइफ पॉलिसी की केस में क्या होगा वेदिका? होल लाइफ पॉलिसी की केस में क्या होगा वेदिका? जिंदा है तब तक पैसा नहीं मिलेगा. एंडाउमेंट में क्या होगा? मैच्योरिटी और स्पेसिफिक, दोनों में से जो पहला है, मतलब डेथ. तीसरा टर्म इंश्योरेंस. टर्म इंश्योरेंस क्या होता है कि ये जो है वो एक फिक्स ड्यूरेशन के लिए लिया जाता है, जैसे 1 साल. अगर 1 साल में मेरे को कुछ हुआ तो कंपनी मेरे को टर्म, मतलब मेरे लीगल है इसको पैसा देगी. आपने देखा वो टीवी पे ऐड टर्म इंश्योरेंस का. टर्म इंश्योरेंस नहीं लिया जैसे, और उसका प्रीमियम लोवेस्ट होता है, कम होता है, क्योंकि साल भर में मर जाएंगे ऐसे चांसेस कम होते हैं. पण प्रीमियम कमी आणि त्याचे रिटर्न जास्त असतात. आपने देखा 2 करोड़ तक का टर्म लाइफ इंश्योरेंस, तो प्रीमियम कम होता है उसका और रिटर्न ज्यादा होता है. हाँ, बट वो है कि अगर तुम मरे तो ही पैसा मिलेगा, अदरवाइज नहीं मरे तो प्रीमियम का पैसा वापस नहीं मिलेगा. वही गाड़ी के जैसे, गाड़ी ठुकी तो प्रीमियम का पैसा, मतलब जो भी पॉलिसी का पैसा है वो, तो वैसे ही टर्म लाइफ इंश्योरेंस में होता है. हो पण मेला तर फॅमिलीला उपयोग. तो अपनी फैमिली के लिए करके जाते हैं सब लोग ये. ये अपने साथ तो अपना मतलब कुछ भी नहीं चलता. एन्युटी पॉलिसी. एन्युटी में क्या होता है?
insured has to pay a premium in lump sum or in installments over a certain period of time. The insured will receive back a specific sum periodically from a specified date onwards. Annuity policy pension के जैसा है. पेंशन स्कीम आप अभी अभी कुछ सालों तक पैसे जमा करते जाओ, फिर एट द टाइम ऑफ योर रिटायरमेंट होने के बाद आपको पेंशन के जैसे वो पैसे मिलते जाएंगे. एन्युटी. हाँ, पीपीएफ जैसे एन्युटी पेंशन के जैसे पेंशन. लमसम म्हणजे एकत्र सगळी अमाउंट टाका बँकेत, नाही तर थोडे थोडे एन्युटी सारखं रेग्युलरली पे करा. मनी बॅक पॉलिसी. Money back policy provides a regular percentage of sum assured during lifetime of the policy and also guarantees the benefit of full sum assured in the event of death of the insured to the dependents of the insured. See, एक बिजनेस आप है ना 12th के बाद साइड में शुरू कर सकते हैं एज एन इंश्योरेंस एजेंट. 12th के मार्क्स के बेसिस पर, 12th के मार्क्स भी नहीं चाहिए उनको, 12th पास चाहिए. आप किसी भी कंपनी का लाइसेंस ले सकते हो. उनकी एक छोटी सी एग्जाम होती है, तो एकदम वो सिलेबस भी वही देते, पढ़ने का, एग्जाम देने का, लाइसेंस लेने का. उसके बाद के अब आपके कोई भी रिश्तेदार है पॉलिसी निकाले आपसे ले लो, वो एक पार्ट टाइम बिजनेस जैसा आप कर सकते हो. कोई भी, बहुत लोग करते हैं, मतलब उसके लिए आपको जॉब पे जाने की वगैरह जरूरत नहीं है. इन्शुरन्स एजंट 12वी नंतर यू कॅन बिकम अन इन्शुरन्स एजंट. नाही, पैसे कसे कॉल करत बसेल मी, मिळालं हे बघ, हे ऍज अ करिअर म्हणून सांगत नाही मी. इन्कम अपॉर्च्युनिटी, एक पॅरल आपली इन्कम सुरू होऊन जाते, कमिशन मिळतं. जेव्हा जेव्हा प्रीमियम पे केला जाईल, प्रीमियम वर तुम्हाला कमिशन मिळत जाईल कंपनीकडे. ते असतं 1% किंवा 1-2% वॉट एव्हर. 1%. 10%. पण इट इज लाइक एक इन्कम का सोर्स हो जाता है. आपण विचार करतो पण सगळे घेतात. मैं ऐसा नहीं बोल रहा तुम करियर ऑप्शन की तरफ देखो उसकी तरफ, बट मैं बोल रहा हूँ कि इट इज बेस्ट कि जब तक वो प्रीमियम भरते जाएंगे तब तक आपके खाते में पैसे आते जाएंगे. आपने एक बार पॉलिसी लेवा दिया ना, एक बार पॉलिसी ले लिया, किसी को दे दिया अपने नाम से, तो वो जब तक प्रीमियम भरता जाएगा आपको पैसा मिलता जाएगा. आपको क्या है, एक पैसिव इनकम का सोर्स हो जाता है ना आपका. आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है. अब आइडिया दे रहा हूं, मतलब 12वीं के बाद भी आप कमाना शुरू कर सकते हो. देन चाइल्ड इंश्योरेंस, बच्चों के लिए इन्वेस्टमेंट प्लान, उसके फ्यूचर के लिए, उसके भविष्य के लिए, उसकी शादी के लिए, उसके स्कूल के लिए, उसके कॉलेज के लिए. रिटायरमेंट प्लान क्या होता है? रिटायर, मैच्योरिटी के बाद. यूलिप, unit linked insurance policy are popular as combination of insurance policy with mutual funds. ये म्यूचुअल फंड बेनिफिट्स भी देता है. तो आप जो भी प्रीमियम भरते हो वो थोड़ा आपका इंश्योरेंस में जाता है और थोड़ा म्यूचुअल फंड्स में जाता है. एसआईपी एक प्रकार का म्यूचुअल फंड ही आहे. एसआईपी त्याच्यात येते. अब यहाँ पर एक जनरल प्रोसेस दिया गया है. On the happening of the event, the beneficiary is required to send a claim intimation form to the insurance company as soon as possible. कुछ होने पर आपको कंपनी को इन्फॉर्म करना पड़ता है. वो आपकी जिम्मेदारी है. कंपनी को बैठे बैठे पता नहीं चलेगा अरे मेरे क्लाइंट के साथ बुरा हो गया. आपको अगर आप बेनिफिशियरी हो कि आपको पैसा मिलने वाला है, तो आपको कंपनी को इन्फॉर्म करना है जल्द से जल्द. It should contain certain details such as date, place, case, cause of death. On successful submission of claim intimation form, an insurance company can ask for additional information: certificate of death, copy of insurance policy, legal evidence of title in the case insured has not appointed as a beneficiary. मतलब आप उसकी लीगल हेयर हो, वो deeds of assignment, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ते हैं बिफोर क्लेम.
फिर तुमको 420 के केस में अंदर डाल देंगे। वो फिर क्या कर सकते हैं, कोई बहुत ही लोग जाते हैं वैसे तो जाते हैं यार, तुम भी चले जाना। अब लाइफ के बाद दूसरा एक जनरल इंश्योरेंस है, ये जनरल इंश्योरेंस में आता है, यहाँ पर डेथ लाइफ कोई रिलेटेड नहीं है। दिस इज मरीन इंश्योरेंस। मरीन इंश्योरेंस मतलब पानी, लॉसेस ड्यू टू द डेंजर्स ऑफ द सी। आइका, आपको पता है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में मेजॉरिटी ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स आर डन थ्रू सी रूट्स। सर, आणि एकदा कंटेनर पाण्यात गेला आपल्या ज्याला भेटत तो म्हणजे तो येणार. It is a form of insurance contract every covering loss and damage to vessels or the cargo or passengers during marine transport. All the principles of insurance are applicable to marine insurance contract. सारे के सारे 6 के 6 प्रिंसिपल्स इसको अप्लाई होते हैं। मरीन इंश्योरेंस म्हणजे काय, समुद्र में अगर आपकी चीज को, आपके वेसल्स को, आपके कार्गोज को, आपके शिपमेंट्स को या फिर आपके पैसेंजर्स को कुछ होता है तो इंश्योरेंस करके उसको बोलते हैं मरीन इंश्योरेंस। त्यातला पहिला प्रकार नाही, तेच सांगतोय ते मर्चेंट नेवी मतलब 80-90% के एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स 80-90% के एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स सी रूट से होते हैं। और सोचो, और वो इतने बड़े बड़े कंटेनर्स एंड वेसल्स, इतने करोड़ों रुपए के, उनको नुकसान हो गया तो उनको इंश्योरेंस की जरूरत नहीं। जास्तच करोडचे असतात ते। कंटेनर गेले तर संबंध पडो। पहिला टाइप वॉयेज पॉलिसी। हाँ, हैप्पी बर्थडे गर्ल। वॉयेज It is a policy in which the subject matter is insured for a specific voyage, irrespective of time involved in it. In this case, this begins only when the ship starts the voyage. Voyage का मतलब क्या है? एक स्पेसिफिक, जैसे मैं इस पोर्ट से दूसरे किसी पोर्ट पे जाने का एक मेरा वॉयज है। वॉयज मतलब एक रूट आप मान लो कि मुझे एक ए जगह से बी जगह पे जाने का है, तो वो पॉलिसी कब तक वॉलिड होगी? जब वो ए जगह से अपना ट्रैवल शुरू करेगी और जब तक बी पे पहुंच जाएगी। बी पे पहुंचने के बाद पॉलिसी खत्म, वॉयज पूरा, मतलब ट्रैवल पूरा, वॉयज पूरा, पॉलिसी खत्म। तो वॉयज पॉलिसी कब तक वैलिड होती है? फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड पॉइंट। नेक्स्ट, दूसरा टाइम पॉलिसी पढ़ो। Time policy. In this policy, the subject matter is insured for a definite period of time. A time policy cannot be for a period exceeding 1 year, but it may contain continuation clause. The continuation clause means that if the voyage is not completed within the specified time, the use shall be covered until the voyage is complete. सी, टाइम पॉलिसी क्या है? वॉयज पॉलिसी क्या, आप ए जगह से बी जगह तक पहुंचे तब तक वैलिड है। टाइम पॉलिसी के लिए आप टाइम पीरियड लगाते हो, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, कई कई वॉयज के लिए महीनों लग जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। तो या तो टाइम, मतलब वो टाइम खत्म होने तक पॉलिसी, या फिर अगर टाइम खत्म भी हो गया और वॉयज पूरा नहीं हुआ, अभी तक शिप पहुंची नहीं है, तो उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करवाया जाता है टिल द कंप्लीशन ऑफ द वॉयज। तीसरा पढ़ो अर्थ। मिक्स्ड पॉलिसी। The policy is the combination of the voyage and time policy. It therefore covers the risk of both particular voyage and for specified period of time. दोनों का मिक्सचर। नेक्स्ट, ईशान पढ़ो। Valued policy. Under this policy, goods are insured for an agreed value between the insurer and insured of the time of taking policy. This facilitates easy settlement of claims in case of such items where it is difficult to assess the real market value. तो हमें अगर किसी वस्तु की रियल मार्केट वैल्यू नहीं पता है, मुझे नहीं पता इसकी रियल मार्केट वैल्यू क्या है,
तो एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट हम और कंपनी डिसाइड कर लेते चलो इसको अपन मान लेते ये 100 करोड़ का है एग्रीमेंट, तो प्रीमियम भी हाई होगा ना ऑब्वियसली, उसके हिसाब से परसेंटेज के हिसाब से आते हैं ब्लैंकेट ओपन का तो वैल्यू अगर किसी चीज का नहीं पता होता है, कई कार्गोस, कई शिपमेंट्स, कई चीजों का वैल्यू अगर नहीं पता है, तो एट द टाइम ऑफ पॉलिसी इंश्योरर एंड कंपनी एंड द इंश्योर्ड विल अग्री ऑन सर्टेन अमाउंट एंड देन फिक्स द पॉलिसी, उसके हिसाब से फिर प्रीमियम, अगर तुम इसका हाई प्राइस लगाते तो हाई प्रीमियम भी पे करना पड़ेगा, समझते का। नेक्स्ट 5वां ब्लैंकेट पॉलिसी। अब ब्लैंकेट पॉलिसी क्या होता है, इसमें सारे प्रकार के रिस्क कवर होते हैं अंडर वन ब्लैंकेट, मतलब टाइम भी है उसमें, वॉयज भी है उसमें, अगर स्पेसिफिक रूट से जाना है, कुछ रूट ऐसे रिस्की होते हैं, उस रूट का रिस्क है, तो या फिर मेरी वस्तुएं हैं जो अलग अलग जगह पर पड़ी हुई है, या फिर मेरे अलग अलग वॉयजेस है, बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स इसमें कवर हो जाते हैं, इसलिए इसको ब्लैंकेट पॉलिसी कहते हैं। छठा टाइप क्या है, पढ़ोगा Port risk policy covers all types of risk of a vessel where it is anchored at the port for a particular period of time. This policy is applicable to departure of the vessel from the port. पोर्ट रिस्क, पोर्ट पे खड़ी है शिप, कार्गो शिप पोर्ट पे खड़ी है, बट खड़े खड़े भी तो नुकसान हो सकता है, हाँ मतलब एंकर्ड है पोर्ट पर, खड़े खड़े नुकसान नहीं हो सकता, क्रेन पड़, हाँ कुछ भी हो सकता है, अरे कुछ भी हो सकता है, तो इसके लिए कुछ भी हो सकता है, आग लगी खड़े खड़े, बोलो हाँ। कंपोजिट पॉलिसी, this type of policy is purchased from more than one insurer. The liability of each insurance is separate and distinct. This policy is taken when the amount of insurance is very high. तो अगर इंश्योरेंस का अमाउंट बहुत हाई है तो एक कंपनी से इंश्योरेंस लेने की बजाय हम 2-3 कंपनी से इंश्योरेंस लेते हैं, हाँ तो हाई अमाउंट के लिए, कि इतना हाई अमाउंट एक कंपनी बोलेगी हम तो रिकवर नहीं कर सकते इतना हाई अमाउंट, अगर सी इट इज लाइक मल्टीपल करोड़ में चीज है, तो मल्टीपल करोड़ में एक कंपनी बोलेगी हम इतना रिस्क अकेले कवर नहीं करेंगे, तो अदर फिर उनको प्रीमियम भी उस हिसाब से पे करना है, और लॉस नहीं हुआ तो उनके पास पैसा है, कंपनी के पास पैसा है। सिंगल वेसल पॉलिसी, दिस पॉलिसी is suitable for small ship owner having one ship or having one ship in different fleets. It covers risk of one vessel for the insured, एक शिप का पॉलिसी। फ्लीट पॉलिसी, फ्लीट मतलब बहुत सारी शिप्स है, ये दोनों एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंटेड, जैसे वन शिप पॉलिसी मतलब मेरी एक शिप है, दूसरा फ्लीट पॉलिसी मतलब बहुत सारी शिप्स है मेरी, तो बहुत सारी शिप्स एक ही साथ एक ही पॉलिसी में कवर हो जाती है। फ्लीट पॉलिसी म्हणजे ब्लॉक पॉलिसी, सिंगल वेसल पॉलिसी मतलब एक शिप, फ्लीट ऑफ शिप्स बोलते हैं, वो क्या इंग्लिश में टर्म्स होते हैं ना, मरीन इंश्योरेंस पढ़ा लो। तीसरा फायर इंश्योरेंस, आग की वजह से जो लॉसेस होते हैं वो फायर इंश्योरेंस में कवर होते हैं। पहला वैल्यूड पॉलिसी, अंडर दिस पॉलिसी वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर इज इंश्योर्ड। टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी पूछने के चांसेस बहुत कम। प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस ना, आणि फायर वगैरे नहीं विचारत, नाही विचारत असं नाही बोललोय मी, आई सेड चांसेस बहुत कम है, एक कमी करायला पाहिजे, चांसेस कम है। 8 मार्काला खूप आहे ना तसं विचारायचं, ऑप्शन खूप आहे, शेवटचे चॅप्टर 8 मार्काचं कंपल्सरी येतं, मार्केटिंग 8 मार्काचं कंपल्सरी येतं, हो बिकॉज वो एक ही चैप्टर है ना मार्केटिंग पे।
आपके सब्जेक्ट का नाम क्या है पूरा? फुल फॉर्म मैनेजमेंट ना, तो इसलिए मैनेजमेंट का एक ही चैप्टर, इसलिए मैनेजमेंट का भी वेटेज अच्छा है। चलो एक खत्म करते हैं बाबा। वैल्यूड पॉलिसी, फायर पॉलिसी अपन देख रहे हैं। फायर इंश्योरेंस मतलब क्या? आग लगने पर होने वाले नुकसान। नंबर 1 वैल्यूड पॉलिसी पढ़ो ईशान। Whatever is policy, value of subject matter of insurance is agreed upon at time of making contract. The insurer has to pay specific amount of value irrespective of amount of loss caused due to fire. Valued policy is taken for those goods whose value becomes difficult to calculate in case of loss by fire. तो ऐसी पॉलिसी कब ली जाती है? जैसे हमने ये देखा इंडेमनिटी कि जितना लॉस हुआ है उसके हिसाब से आपको पेमेंट मिलेगा। बट वैलिड पॉलिसी में क्या है? ऐसी चीजों का इंश्योरेंस इस पॉलिसी में लिया जाता है जिसको हम आफ्टर द इवेंट उसका वैल्यूएशन नहीं चेक कर पाते कि कितना का लॉस हुआ है। फॉर एग्जाम्पल पॉलिसी टेकन फॉर एन आर्ट वर्क, स्कल्पचर्स, पेंटिंग्स, हम नहीं बता सकते कि कितना लॉस हुआ है, कितने का लॉस हुआ है। दूसरा पढ़ो बात। Average policy. It is the policy which contains an average loss if the subject matter is not insured as per the exact amount, exact market value, or it is undervalued then the insurer is liable to pay that percentage of the loss for which it is insured. Policy average cost subject matter is not insured as per the exact market value। और मतलब सी इस चीज का मार्केट का वैल्यू ज्यादा है और मैंने इंश्योरेंस बहुत कम का लिया है, तो ऐसे में एवरेज लिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल पॉलिसी इज टेकन फॉर 1 लाख अगेंस्ट द मार्केट वैल्यू विच इज 2 लाख and loss incurred 50,000, then insurance company will pay 25,000 average। then specific policy पढ़ो। In case of specific policy, the property is insured for definite sum irrespective of the market value. If there is a loss, stated amount will have to be paid to the policyholder. In this policy, the actual value of the subject matter is not specified. For example, a property of 1 lakh is insured for 75,000 and the loss due to fire is 40,000, then the insurance company will pay 40,000 full compensation। Then Floating policy. The policy can be taken for the goods which are lying at different locations or godowns or warehouses. Since the quantity of the goods lying at a different location fluctuates from time to time, it becomes difficult for the owner to take specific policy. So businessmen or traders with fluctuating policy. Such policy is taken for one sum and one premium for goods lying at a different places. मेरे ही गुड्स है, अलग अलग लोकेशंस पर है, अलग अलग गोडाउन्स में है, बट अब मैं हर एक जगह के लिए अलग अलग जाकर इंश्योरेंस नहीं लेता बैठूंगा, तो मैंने क्या लिया? फ्लोटिंग पॉलिसी। जिधर भी मेरे गुड्स है सारे गुड्स का इंश्योरेंस एक साथ, जैसे ब्लैंकेट पॉलिसी थी। देन पांचवा पढ़ो जुगा। When the value of goods or stock fluctuates, then excess policy will be taken or insured apart from normal policy. The insured will take two policies. One policy for the amount below, which the value of the stock does not fall. Another policy to cover the excess value by which the stock of the good fluctuates. For example, if the value of stock ranges from 1,50,000 to 2 lakhs, one policy is taken for 1,50,000 and another policy 50,000। तो अगर आपको लगता है कि आपके वैल्यू बढ़ेगा कम होगा तो आप एक रेंज का वैल्यू ले सकते हैं। आपको लगता है 1.5 लाख से 2 लाख तक इसका वैल्यू होगा तो 1.5 लाख का अलग पॉलिसी ले लो, 50,000 का अलग से पॉलिसी ले लो। वैल्यू आपका स्टॉक फ्लक्चुएट होता रहेगा, मार्केट वैल्यू, कॉस्ट वैल्यू फ्लक्चुएट होता रहेगा। नाउ यू नो द रेंज के वो कॉस्ट वैल्यू 1.5 लाख है, मार्केट वैल्यू 2 लाख हो सकता है, तो वो जो 50,000 का डिफरेंस है उसका अलग से पॉलिसी ले लो फ्लक्चुएशन का, और 1.5 लाख का अलग से पॉलिसी ले लो। बाकी छोड़ो, स्किप करो। नहीं एक्चुअली नहीं आता, 99.9% नो चांसेस टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस नहीं पूछते। अरे स्प्रिंकलर लीकेज, अरे वो होते हैं ना स्प्रिंकलर्स, वो फायर। अरे तुम पानी नहीं करता? हाँ ये था ना। अब इसके आगे का भाग जो है कल नहीं पढ़ेंगे, सुनो मैं खत्म कर रहा हूं। ट्रांसपोर्ट, ये आप कक्षा 5वीं 6वीं 7वीं से पढ़ते आ रहे हो।
What is rail transport? What is road transport? Air transport? Water transport? Pipeline? ये सारे ट्रांसपोर्ट के जो एरिया है वो आपके लिए है सेल्फ स्टडी। ट्रांसपोर्ट आपको खत्म करना है, एज वेल एज सुनो, कम्युनिकेशन भी आपको खत्म करना है। पेज नंबर 81। ट्रांसपोर्ट वेयरहाउसिंग मैं बताऊं, आणि कम्युनिकेशन आप लोगों को ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन करना है। मैं बताता हूँ, ट्रांसपोर्ट में आपको समझ में आ गया रेल ट्रांसपोर्ट क्या होता है, रोड ट्रांसपोर्ट क्या होता है, चीपेस्ट क्या होता है, कॉस्टलियर क्या होता है। विच इज द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट? वाटर ट्रांसपोर्ट। एंड विच इज द कॉस्टलिएस्ट? डोर टू डोर सर्विस कौन देता है? रोड ट्रांसपोर्ट। देन पोस्टल सर्विसेज, इनलैंड लेटर पार्सल, बिजनेस पार्सल, ईएमओ, इंस्टेंट, ये पोस्टल सर्विस नहीं किया तो भी चलेगा। कोरियर सर्विस, इंटरनेट, ईमेल, ये सब पढ़ने का जरूरी है कि अपने को। चलो वेयर हाउसिंग करते हैं, चैप्टर खत्म हो जाएगा। वेयर हाउसिंग 15 मिनट 10 मिनट में हो जाएगा। युगा हाँ ठीक है, 2 मिनट का ब्रेक। युगा चार्स वेयर हाउस के बारे में हमने लास्ट ईयर भी पढ़ा था। हाउसिंग भी खुद से कर लो।